हेलो व्यूअर्स, हैप्पी दुर्गा पूजा आप लोग सभी को। और दुर्गा पूजा आप लोग के घर में खुशियाँ लाए, यही मैं प्रार्थना करूँगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे। आज मैं एक सेशन इसलिए चालू किया हूँ कि मैं डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो मैं सोचा कि बताना और शेयर करना जरूरी समझा। डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में होता है कि डेप्रिसिएशन कब ले सकते हैं। एसेट का मालिक और एसएससी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोपेशन should be used in relevant previous year. Depreciation is available on tangible and intangible asset. Tangible on a fixed asset और other intangible on a patent copyright. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब आपको डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जिस जिस सिचुएशन में आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हैं। उसका पहला चीज है कि अगर ब्लॉक ऑफ एसेट का वैल्यू जीरो हो जाए तो आप उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते। और दूसरा एक्सेप्शन है, ये ब्लॉक ऑफ एसेट अगर आपका वैल्यू हो उसमें डिप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट में, लेकिन आपके ब्लॉक में कोई एसेट ही ना हो, तो फिर आप डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते। ये तो था, लेकिन मैं आज जो बात करने जाता हूँ कि एक्सेप्शन 3 के बारे में। जब आप डिप्रिसिएशन आप नहीं लेंगे, इसके लिए मेरा एजम्पशन है कि ब्लॉक में एक ही एसेट है, ठीक है। वो है कि एसेट हेल्ड फॉर सेल। एसेट हेल्ड फॉर सेल होगा तो फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए एजम्पशन है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट में कितने एसेट है सब मिक्स हो जाते हैं। इसके लिए मैंने एजम्पशन लिया कि ओनली वन एसेट इन द ब्लॉक, ओके। लेकिन इसमें लिखा है हेल्ड फॉर सेल। अब हेल्ड फॉर सेल कहीं इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है कोई भी सेक्शन में। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंडेस 105, जो बोलता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसमें बोलता है कि हेल्ड फॉर सेल का डेफिनेशन क्या है। उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा इंडेस 105 में। इफ एसेट, उसमें क्या कंडीशंस है, तब जाके उसके कुछ कंडीशंस है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन मेट हो जाएगी तब एसेट को हम रिगार्ड कह सकते हैं कि वो हेल्ड फॉर सेल है। इफ एसेट और डिस्पोजल ग्रुप अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। मतलब क्या है कि समझ लीजिए मेरे पास एक मशीनरी है, ठीक है। अभी इमीडिएट सेल, मतलब समझ लीजिए आज शाम को मेरे पास कोई आता है, बोलता है इसको अभी आप सेल कर सकते हैं, जो जिस अवस्था में प्रेजेंट कंडीशन में यही रूप में। समझ लीजिए मेरे पास एक मशीन है, वो बोले 2 लाख में सेल कर दूंगा, समझ लीजिए एयर कंडीशन मशीन। तो बोला इमीडिएट सेल हो सकता है, हाँ हाँ। प्रेजेंट कंडीशन मतलब उसमें कुछ एनहांसमेंट नहीं होना चाहिए, माइनस या अपग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है इट इज हाईली प्रोबेबल। वो कैसे मालूम पड़ेगा हाईली प्रोबेबल? उसके लिए हमको कुछ कंडीशन है जिसको चेक करना पड़ेगा। पहले, इफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कमिटेड टू प्लान टू सेल द एसेट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव किया कि बिकम कमिटेड टू प्लान टू सेल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, समझ लीजिए कि प्लांट मशीनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर दिए। मैंने मैन्युफैक्चरिंग मैंने मेरे केस में खाली एक ही मशीन है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट में मैंने एजेंशन लिया 1 मशीन। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर दिया और कमिटेड है कि हाँ हम लोग ये मशीन को बेच दे रहे, ठीक है। एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट ए बायर, मैंने हम लोग के पास कुछ प्रोग्राम है कि फर्म कंपनी ने किसी से एग्रीमेंट किया है बायर से कि हम अपना एसेट सेल करेंगे, वैसा भी हो सकता है, ओके। या फिर उन्होंने चालू कर दिया प्रोग्राम कि इसको सेल करने की प्रोसीड्यूर चालू कर दिया, ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाया कि एक्शंस प्लान्स बनाया। 2C उसमें देखना पड़ेगा, इज द एसेट एक्टिवली मार्केटेड फॉर सेल एट ए प्राइस दैट इज रिजनेबल इन रिलेशन टू फेयर वैल्यू। समझ लीजिए अगर प्लांट मशीन है जिसका मार्केट प्राइस है 2 लाख, आप 2,15,000 में सेल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे उसको 10 लाख में सेल करें तो कोई लेगा नहीं। तब अगर ऐसा सिचुएशन आप 10 लाख में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो उसका वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू जो मार्केट, समझ लीजिए एसेट एक्टिवली मार्केटेड प्राइस दैट इज रिजनेबल टू करंट फेयर वैल्यू। मैंने जो बताया, समझ लीजिए आप 2 लाख उसका मार्केट प्राइस है, 2 लाख में ये ऐसी बिकता है, आप उसको 10 लाख में बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं लेगा।
इस प्रोबेबल हाईली प्रोबेबल है नहीं। उसके बाद है 2D कंडीशन है, इट इज सेल एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई, इज द सेल इज एक्सपेक्टेड टू क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज ए कंप्लीटेड सेल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ लीजिए ऐसे हम सेल कर सकें हैं तो कहीं पे अप्रूवल लेना है तो वो कस्टमर ही हो, समझ लीजिए उसको अप्रूवल लेने में 2 साल लग जाए तो वो नहीं होगा, लेकिन समझ लीजिए कस्टमर 1-2 महीना में मिल जाएगा और मैं उसको सेल कर दूंगा विद इन 1 ईयर, देन इट्स ओके। is unlikely that significant changes it is unlikely that significant changes to plan will be made or that the plan will be withdrawn। और ऐसा कुछ अंदेशा है कि हम चेंजेस करेंगे कि मशीनरी अब मैंने बेचने का मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया, मैंने बायर को भी लोकेट करना चालू कर दिया, उसको मार्केट रेट 2,15,000 हुआ और कंपनी ने एग्रीमेंट भी कर दिया, डायरेक्टर अप्रूव कर दिया और जो अप्रूवल लेना था मैंने ले भी लिया, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला है कि हम उसको चेंज कर नहीं, अब मैं मशीन को मैं फिर से ठीक करके यूज़ करूंगा या फिर मैं यूज़ करूंगा और ये प्लान को मैं विड्रॉल कर दूँ, ऐसा कुछ अनलाइकली है नहीं है। तो सब कुछ ठीक है, देन ओके। तो अगर ये सब कंडीशन आपकी मेट हो जाती है इन डेज 105 में, देन एसेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल एंड हाईली प्रोबेबल 1 और 2, और 2A में इतने सारे ABCD हमने समझने के लिए ऐसे बना। अगर ये कंडीशन मेट हो जाती है देन यू कैन, आप बोल सकते कि एसेट कैन बी रिकॉग्नाइज एज हेल्ड फॉर सेल, और अगर एसेट आपका हेल्ड फॉर सेल हुआ तो आप उस पर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे और इसका एग्जम्पशन है ओनली 1 एसेट इन द ब्लॉक। ठीक है, यही आपसे शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।